लास्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे कि एक्सटिंक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि एक्सटिंक्शन जो है बायोडाइवर्सिटी का किस किस मेथड से होता है। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करते हैं रेड लिस्ट के बारे में या रेड डेटा बुक के बारे में। रेड डेटा बुक के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक जो है ये बेसिकली प्रिपेयर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं WCU। ठीक है, इसको कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, और इसको फॉर्मरली, ठीक है, पहले इसका नाम जो था IUCN था। ठीक है, तो WCU यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और उनका काम मोस्टली क्या है, उनका काम ये है कि पूरे हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज रखना, अगर नए स्पीशीज़ कुछ निकल के आ रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना उनका। ठीक है, उसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या ऐसे स्पीशीज़ हैं जो थ्रेटेंड हैं, मतलब जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, ठीक है, तो उनके बारे में जो डेटा है या उनके बारे में जो नॉलेज है उसको अपने पास प्रिजर्व करके रखना। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी डिसाइड करता है कि किस तरीके के कंजर्वेशन टेक्निक्स को हम लोग यूटिलाइज करके ये जो स्पीशीज़ है इन स्पीशीज़ को हम लोग एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये क्या करती है, एक रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक जो है बनाती है। ठीक है, ये जो रेड लिस्ट या ये रेड डेटा बुक जो है इसके अंदर कोई भी स्पीशीज़, ठीक है, जिसके ऊपर एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो, ठीक है, उस स्पीशीज़ के हैबिटेट के बारे में, उसके ईटिंग हैबिट्स के बारे में, ठीक है, उसके मतलब उसके पूरे लाइफ साइकिल में उसका लाइफ का जो पैटर्न है उसके बारे में नॉलेज रखती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, फिर अलग अलग जगह पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी वो स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हैबिटेट के बारे में नॉलेज लेती है, किस तरीके से या किस रीज़न के वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, या किस तरीके का उनको खतरा है, किस चीज़ से खतरा है, मतलब उनके बारे में A to Z हर नॉलेज जो है रेड डेटा बुक या ये जो रेड लिस्ट है ये रखती है। ठीक है, सो दैट इस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों के साथ में शेयर किया जा सके और बाकी लोगों को भी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है, ठीक है, तो अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसको कंजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दे सकता है वो वहाँ के लोकल लोग ही दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दूर के साइंटिस्ट हैं, बाहर के साइंटिस्ट हैं, वो लोग दूर में बैठ के स्टडी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग हर समय वहाँ पे प्रेजेंट रह करके कंजर्वेशन के जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, हर समय वहाँ पे नहीं रह सकते, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोकली रहने वाले लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, वही लोग जो है कंजर्वेशन टेक्निक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक का बेसिक काम क्या है कि जितनी पॉसिबल हो उतनी इन्फो को कलेक्ट करके रखना, उस इन्फो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है, सो दैट साइंटिस्ट और वहाँ के आसपास जो लोकली रहने वाले लोग हैं वो लोग सारे लोग मिल करके उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, अब ये जो रेड लिस्ट होती है या ये जो रेड डेटा बुक होता है ये हर साल अपडेट होते जाता है, या यूँ कहें कि जैसे भी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है WUC को, ठीक है, WCU को, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी लिस्ट को अपडेट करते जाते हैं एंड फिर दे आर हैविंग द अथॉरिटी कि जो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को वो प्रॉम्प्ट कर सके कि भाई देखो आपके यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, तो डू समथिंग टू रिपेयर दैट, उस चीज़ को ठीक करने की आप लोग कोशिश करो, उनके पास ये अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो अब ये लोग जो है किस बेसिस पे काम करते हैं या किस क्राइटेरिया से ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो इनका क्राइटेरिया ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो लेवल ऑफ डेंजर या लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन के हिसाब से ये लोग उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, गुड मॉर्निंग, ठीक है, एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, फिर दूसरा होता है
एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज के बाद वी आर हैविंग वल्नरेबल स्पीशीज, एंड फाइनली वी आर हैविंग थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली 4 कैटेगरीज में WCU डिवाइड करता है जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनको। सबसे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ कि जो मतलब आज नहीं तो कल बस अब ख़त्म हो ही जाएंगी। जैसे कि हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि काजीरंगा में राइनो है, ठीक है, एक सींग वाला राइनो रहता है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है क्योंकि राइनो जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब सिर्फ एक तो हमारे यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है वो राइनो, ठीक है, दूसरा भी कुल मिला करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मेंबर या 4 मेंबर बस बचे होंगे उस स्पीशीज़ के। तो इतनी कम नंबर जब हो जाती है किसी स्पीशीज़ की, और कोई स्पीशीज़ जब एकदम वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हो कि अगर 1 या 2 एनिमल्स उस स्पीशीज़ के मरे तो फिर स्पीशीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, उस तरीके की जो स्पीशीज़ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जो लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये वाइल्ड में तो रहते ज़रूर हैं, ठीक है, वाइल्ड एरियाज़ में रहते ज़रूर हैं, लेकिन इन पे एक्सटिंक्शन का हाई रिस्क रहता है। तो इनकी पॉपुलेशन जो है ऐसी होती है कि पॉपुलेशन छोटी ही रहती है, और अगर उस पॉपुलेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन के टेक्निक्स अगर हम लोग इंक्लूड ना करें, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश हम लोग ना करें, तो कुछ सालों में ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ पे, ठीक है। तो वल्नरेबल स्पीशीज़ जो है ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें बेसिकली डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उस डिप्लीशन को समय पर ना रोका जाए, ठीक है, तो दे कैन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है मतलब ठीक ठाक रहती है, लेकिन अगर इस पॉपुलेशन को कंजर्व करने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग तो फिर ये एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो एक्सटिंक्शन के लिए वल्नरेबल होते हैं, इसीलिए वल्नरेबल स्पीशीज़ बोलते हैं। एंड फाइनली हम लोग आते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ पे। थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, कि ये एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, मतलब एक्सटिंक्ट होने का पूरा इनके ऊपर खतरा रहता है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन जो है थोड़ी बहुत हायर होती है। तो अगर पॉपुलेशन को हम लोग कंजर्व करें तो ये वल्नरेबल की तरफ या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाले जोन में जो है ये नहीं जाएंगे, तो इनके ऊपर खतरा रहता है। तो इस कैटेगरी में बेसिकली WCU क्या करता है, स्पीशीज़ को कैटेगराइज करता है, और कौन सी स्पीशीज़ किस कैटेगरी में आ रही है उस हिसाब से फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना एक एक्शन प्लान जनरेट करते हैं कि उस हिसाब से हम लोगों को अपना काम करना रहता है, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली किस बेसिस पे काम करते हैं, इनका बेसिक काम क्या है। सबसे पहला काम है टू प्रोवाइड इन्फो एंड डेवलप अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड फोर्थ इज imparting information about urgency and scale of conservation, preparing conservation priorities at local levels, guiding conservation and restoration work, and finally giving information about various international agreements related to biodiversity, ठीक है। तो पहले इन्फो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस इन्फो को अपने पास स्टोर करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, कंजर्वेशन का किस तरीके का टेक्निक यूटिलाइज करना है उसको डिसाइड करेंगे, फिर उस टेक्निक को क्या करते हैं ये लोग अप्लाई करते हैं लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, सो दैट कंजर्वेशन जो है प्रॉपरली हो सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं जो आप लोगों की बुक में भी दिया है, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के सर्टेन कॉजेज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले तो आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दिया है बुक में। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो हैबिटेट है, ठीक है, अगर वो हैबिटेट ही पूरी तरीके से गायब हो जाए तो फिर वो स्पीशीज़ जो है इमीडिएटली अपने आप को दूसरे हैबिटेट में एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो अगर हैबिटेट का लॉस होता है तो हैबिटेट का लॉस होने से फिर वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है उसका वहाँ से रिमूवल हो जाता है या एक्सपल्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल सा हम लोग फंडा दें कि जो डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन होता है हमारी कंट्री में, कि कहीं रोड बन रही है तो कहीं नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कहीं नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वगैरह वगैरह, तो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कई बार क्या होता है कि लैंड का एक्विजिशन होता है, ठीक है। लैंड एक्विजिशन होने से फिर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में जो कोई भी हैबिटेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, उस हैबिटेट का कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। तो उस हैबिटेट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं फिर उनको या तो आजू बाजू में कहीं दूसरे हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अगल बगल के हैबिटेट में कहीं एडजस्ट नहीं कर पाया तो फिर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बोले कि ये जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह बनता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो खेत रहते हैं उस एरिया में, खेतों को क्या कर लिया जाता है, एक्वायर कर लिया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। या फिर अभी हमारे यहाँ देखो IIT भिलाई जो कैंपस है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो वो बहुत बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन होगा, तो उतने बड़े एरिया में जो भी खेत थे वो IIT के जो बॉडी है उसने एक्वायर कर लिए होंगे। अब वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो खेत क्या है, एक तरीके से आर्टिफिशियल एक तरीके का हैबिटेट होता है जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो जो आर्टिफिशियल हैबिटेट है उसका लॉस हुआ, मतलब वहाँ से प्लांट्स का लॉस हो गया, उस हैबिटेट में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, निमेटोड्स वगैरह हैं, इन सब का हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो या तो वो आजू बाजू के हैबिटेट में एडजस्ट करेंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का क्या मीनिंग है, जब कोई एक बड़ा हैबिटेट हो, ठीक है, उस हैबिटेट के बीच से या आजू बाजू से कहीं से भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड वगैरह का, या कैनाल बन रहा है या पुल बन रहा है, इस टाइप का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कैनाल बनने से, पुल बनने से या रोड बनने से कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े हैबिटेट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होने से क्या होता है कि अब बड़े हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव कर रहा था, लेकिन अब बड़े हैबिटेट को अगर आप लोग काट करके छोटा कर दो तो हो सकता है छोटे हैबिटेट में रिसोर्सेज की कमी हो जाए, खाने की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, ठीक है, या ये कह सकते हैं हम लोग की फूड की कमी हो जाए, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कमी होने की वजह से भी जो ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है और उनका लॉस हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में तो खैर हम लोगों को बताने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली ह्यूमंस के थ्रू होता है। कोई भी चीज़ का अगर आप लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, इस लेवल तक करोगे कि वो रिसोर्स जो है अपने आप को रिप्लेनिश ना कर सके, तो फिर उस चीज़ का गायब होना या उसके अमाउंट में या नंबर में रिडक्शन होना ये तय है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पानी वगैरह के बारे में ही बात करें, ठीक है, एक कुआं है या एक तालाब है, ठीक है, उस तालाब में से मतलब आप कंटिन्यूसली पानी लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेकिन उसके अंदर पानी भरने का कोई दोबारा सोर्स नहीं है, या उस कुएं के नीचे वाटर का कोई सोर्स नहीं है, तो कुछ समय के बाद कुएं का पानी सूख जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर यही है कि जैसे अगर हम लोग कोई प्लांट के केस में बात करें, ठीक है, प्लांट्स के केस में बात करें कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ से हमको किसी प्रकार का कोई फल मिलता है, ठीक है। अब उस पेड़ को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें से फल खा रहे हैं, पत्तियां भी तोड़ रहे हैं हम लोग, पेड़ को फिर हम लोग उसके ब्रांचेस भी काट दे रहे हैं, और पेड़ को हम लोग अगर रीग्रो करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं तो कुछ समय के बाद क्या होगा, पेड़ अपने आप सूख जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी,
ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, अगर उसका किसी भी कारण से ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाए सच दैट उस स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर रिप्रोड्यूस करने का ही मौका नहीं देंगे तो वो रिप्लेनिश कैसे होगा, और रिप्लेनिश नहीं होगा तो एक दिन अपने आप वो गायब हो जाएगा अर्थ के सरफेस से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे प्लेनेट से आकर के कोई यहाँ पे अटैक कर रहा है। एलियन स्पीशीज़ का मतलब ये है कि जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वहाँ की स्पेसिफिक वेजिटेशन प्रेजेंट होती है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई नए तरीके का ऑर्गेनिज्म या कोई नए तरीके की वेजिटेशन को हम लोग उस एरिया में इंट्रोड्यूस कर दें और वो वेजिटेशन अगर वहाँ पे पहले से जो प्रेजेंट है वेजिटेशन उसको ओवर पावर कर दे, ठीक है, तब उस तरीके के स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, एलियन स्पीशीज़। तो किसी एरिया में कोई स्पीशीज़ जो है नॉर्मली ग्रो नहीं करती है, लेकिन बाहर से ला करके अगर उसको हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट किए तब क्या हो जाएगा, वो एलियन स्पीशीज़ हो जाएगा। और एलियन स्पीशीज़ जो है कई बार इतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ होता है, इतना ज़्यादा उसमें फास्ट डेवलपमेंट होता है कि वो वहाँ पे पहले से जो स्पीशीज़ प्रेजेंट थे उन लोग को ओवर पावर कर देता है और अपनी ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज़ कर लेता है। जैसे कि एक वीड होता है जिसको कहते हैं लैंटाना कमारा, ठीक है, कभी देखे हो तुम लोग, गाँव में देखे होंगे या ये वाली रोड से जब जंजगिरी गाँव तरफ जाते हो ना तो एक पेड़ देखना, उसमें ना ऐसे गोल फूल खिलता है और वो अलग अलग कलर का, ऑरेंज, रेड और पिंक कलर के बहुत सारे गुच्छे गुच्छे में फूल खिलते हैं वो, ठीक है। कभी वो फूल ला करके मैं दिखाऊंगी तुम लोग को। उस प्लांट को लैंटाना कमारा बोलते हैं। एकदम छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे फूल खिलते हैं उसमें, बहुत कलर के, मतलब उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं लैंटाना कमारा के। कोई ऑरेंज रेड होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो और पिंक मिक्स रहता है, इस टाइप का उसमें फ्लावर्स आते हैं। तो वो लैंटाना कमारा जो है वो एक्चुअली एक वीड है, वो कोई डेकोरेटिव प्लांट नहीं है। कई महान लोग जो हैं उसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट अपने घर के बाउंड्री वगैरह में लगाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ डेकोरेटिव प्लांट, वो जंगली प्लांट है, वो वीड है, ठीक है। और लैंटाना कमारा जो है इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है कि उसको आप कभी गार्डन में एक कोने में इतना छोटा सा लगाओगे और वो विद इन 1 या 2 मंथ्स इतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो जाती है कि वो गार्डन के बाकी पौधों को हटा करके अपना ही ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो लैंटाना कमारा जो है वो एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लें, वाटर हाइसिंथ पता है क्या होता है? एक एक्वेटिक प्लांट होता है जिसको हिंदी में हम लोग जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जो होता है या जलकुंभी जो होती है वो भी एक इस तरीके का एलियन प्लांट है, ठीक है, जो बाहर से कहीं से हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, हमारे कंट्री में। एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं होता था, लेकिन बाहर से कहीं से शायद इंट्रोड्यूस किया गया है वो। तो वाटर हाइसिंथ की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो वो जैसे नदी तालाब वाला जो, मतलब ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है, स्टैग्नेंट वाटर रहता है, या डैम वगैरह में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतनी जल्दी वो मल्टीप्लाई करता है ना कि कुछ ही समय में वो पूरा सरफेस एरिया जो है उसको कवर कर लेता है, पानी को पूरा ऊपर से ढक देता है। तो क्या होता है, पानी अगर ढक गया ऊपर से तो नीचे लाइट नहीं जा पाती है और हवा जो है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वाटर बॉडी में वो एकदम से रिड्यूस हो जाता है और उस पानी में रहने वाले जो मछलियाँ और बाकी एल्गी वगैरह हैं उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। हाँ, वही, ठीक है। और फिर उस पानी में सब ऑर्गेनिज्म सड़ने लगते हैं, तो पानी में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है और पानी जो है ख़राब हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं बचता है। तो वाटर हाइसिंथ भी जो है वो भी एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं को एक्सटिंक्शन पर। ठीक है, को एक्सटिंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि कोई जो 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं
ठीक है, कि एक स्पीशीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है और दूसरी स्पीशीज़ किसी भी चीज़ के लिए पहली स्पीशीज़ पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हुई तो उसके एब्सेंस में दूसरी स्पीशीज़ जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, विश्व वेदांता स्कूल में क्या हुआ, विश्व वेदांता स्कूल का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि अगर ये कुम्हारी वाला या हम लोग का भिलाई वाला एरिया है, इसमें अगर एक ही स्कूल हो, ठीक है, और अगर वो स्कूल भी बंद हो जाए तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये को एक्सटिंक्शन हो जाएगा, मतलब स्कूल तो बंद हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का जो पढ़ना है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो दोनों जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट हैं और दोनों में से कोई एक स्पीशीज़ जो है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो दूसरी स्पीशीज़ जो उससे रिलेटेड है, उससे डिपेंडेंट है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आते हैं हम लोग, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस दिया है बुक में, देखो डिस्टर्बेंस में बेसिकली क्या होता है कि हैबिटेट में ऑल्टरनेशन आ जाना या एनवायरनमेंट में ऑल्टरनेशन आ जाना या किसी एरिया की जो कम्युनिटी है वहाँ पे अगर किसी रीज़न के वजह से ऑल्टरनेशन आता है, चेंज आता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि डिस्टर्बेंस हो गया। जैसे कि अगर हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में बात करें, कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, एकदम से सूखा पड़ गया, या कहीं तूफ़ान वगैरह आ गया, जैसे ये साइक्लोन्स होते हैं या हरिकेन होता है, ठीक है, इस तरीके के अगर तूफ़ान आ गए तो वहाँ की जो पूरी हैबिटेट है वो क्या हो जाती, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, और उस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है हो सकता है। जैसे केरला में अभी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, ठीक है, केरला में जो बाढ़ आई थी वहाँ पे वहाँ होती है नेचुरली बारिश काफ़ी होती है, लेकिन वहाँ पे मतलब जो एवरेज रेनफॉल है उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई, वो भी 2 दिन के अंदर हुई, तो वहाँ पे बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से सोचो कितने सारे एनिमल्स का लॉस हुआ होगा वहाँ पे, या कितने सारे पेड़ पौधे टूट के गिर गए होंगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, पूरे तरीके से हैबिटेट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब वो हैबिटेट जो है उसको नॉर्मलाइज होने के लिए पता नहीं और कितने साल लगेंगे, ठीक है। हालांकि बाढ़ आई थी 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ज़रूर बाढ़ आई थी, लेकिन अब वो हैबिटेट जो डिस्टर्ब हुआ उसको रिस्टोर होने में कई 50-60 साल लग जाएंगे, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ पॉल्यूशन, ठीक है, ये भी आई डोंट थिंक सो कि बुक में दिया होगा। पॉल्यूशन जो है ये भी स्पीशीज़ के या बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबसे बड़ा रीज़न होता है, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन के बारे में अलग से तो तुम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना वायबल है, वहाँ पे होगा ही होगा बायोडाइवर्सिटी का लॉस, ठीक है। उसके बाद फाइनली अगर एग्रीकल्चर को भी हम लोग एक तरीके का कॉज मान लें, ठीक है, हम लोग जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जंगल का जो एरिया है वहाँ के पेड़ पौधे साफ़ करते हैं, पेड़ पौधे साफ़ करके वहाँ पे छोटे छोटे खेत बना करके वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो फॉरेस्ट क्या था, एक इकोसिस्टम था, लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपने एक नंबर ऑफ ट्रीज़ जो हैं उनको काट दिए, तो नंबर ऑफ ट्रीज़ को काटने के बाद में उस ट्री के ऊपर कई सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होंगे, तो अगर उन ट्रीज़ का लॉस होगा तो ट्रीज़ का लॉस होने से अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होना वहाँ पे वायबल है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जितने भी रीजंस हैं उनको हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग डिवाइड करते हैं नैरो यूटिलेरियन रीजंस के लिए, और दूसरा हम लोग डिवाइड करते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन रीजंस के वजह से। ठीक है,
तो जितने भी रीजंस हैं उनको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस और ब्रॉड यूटिलिटेरियन रीजंस। ठीक है, नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस मतलब ऐसे रीजंस जो कि हमारे इमीडिएट यूज़ में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी से हमको फूड मिलता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, मीट हमको डिफरेंट तरीके के एनिमल्स से मिलता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो है हमको ये प्लांट से मिलते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है फूड। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नैरो यूटिलिटेरियन रीज़न है इसमें आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़। ठीक है, खाने पीने में इम्प्रूवमेंट अगर हमको करना है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए आगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली हम लोग नए वैरायटीज़ जो हैं उनको हम लोग इम्प्रूव करते रहते हैं। तो नई वैरायटीज़ को अगर हमको इम्प्रूव करना है या नई वैरायटीज़ हमको इन्वेंट करनी है, डिस्कवर करनी है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स हमको मिलते हैं, उससे हमको पहनने ओढ़ने के लिए फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए हमको वुड मिलता है। ठीक है, उसके अलावा पेपर के लिए हमको वुड की ज़रूरत होती है, हमको फ्यूल की ज़रूरत होती है जो भी हमको वुड से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि हम लोग डेली यूज़ में जो गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, टैनिन्स हम लोग लेदर वगैरह को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में पेंट्स वगैरह के लिए भी टैनिन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, या जैसे गम और रेजिन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो गम और रेजिन से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन मिलते हैं। जैसे हींग जो है, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके का रेजिन है, तो हींग जो है उसको खाने में भी यूज़ किया जाता है और हींग जो है उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जैसे अब मेडिसिन की बात आई तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं हमको बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमको डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स या डाइज जो हैं वो भी प्लांट से मिलते हैं। जैसे नील जो है, नील को काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, तो नील क्या है, एक तरीके का डाई है, एक तरीके का पिगमेंट है, ये भी हमको किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स हैं, वो भी मोस्टली प्लांट सोर्सेज से हमको मिलते हैं। मतलब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का जो स्ट्रेन है उसमें तो सारे के सारे केमिकली सोर्स किए जाते हैं मेडिसिन्स, लेकिन जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी जो फील्ड है ट्रीटमेंट का, उसमें मोस्टली प्लांट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर डेली लाइफ में भी जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना, सर्दी खांसी हो गई है तो काढ़ा पी लो, काढ़े से ठीक हो जाएगा। जैसे अभी ये कोरोना टाइम्स में हमको जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी हम लोग को एडवाइस करते हैं कि काढ़ा पिया करो, ठीक है, या फिर तुलसी के ड्रॉप्स लिया करो। तो ये सब जो मेडिसिन है, ये सब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो डेली लाइफ में, ठीक है, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स या डिफरेंट तरीके के एनिमल्स जो हैं वो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको जीना है, खाना है, पहनना है, ओढ़ना है, घर बनाने हैं, ठीक है, घूमने जाना है, कोई भी चीज़ है, तो डेली लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हर एक्टिविटी के लिए हमको या तो प्लांट्स या एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके कंजर्वेशन के लिए जो कुछ भी रीजंस हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस। ठीक है, अब फिर ब्रॉड यूटिलिटेरियन रीजंस के बारे में बात करें तो बड़े स्केल पे ये जो चीज़ें ऑपरेट करती हैं, बड़े स्केल पे इनका क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको अगर हमको प्रिजर्व करना है तो बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट जो है हमारे पूरे अर्थ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, अब पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें इकोसिस्टम वगैरह वगैरह है, हैबिटेट्स हैं, ठीक है, इकैड्स है, फिनोटाइप्स वगैरह हैं। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उसी से तो हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो अगर हमको अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखना है तो हमको बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि क्लाइमेट का रेगुलेशन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ पे बारिश भी कम होती है।
ठीक है। तो अगर हमको क्लाइमेट और वेदर को मेंटेन करके रखना है तो हमको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर उसका हम लोग कंपैरिजन अगर देख लें, ठीक है, अगर हम लोग रायपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है सिलतरा उस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको ठंड जो है कम महसूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में आप नंदनवन चले जाओ, ठीक है, या हमारे यहाँ मैत्री गार्डन चले जाओ तो वहाँ पे आपको ठंड जो है ज़्यादा फील होगी, ठीक है। गर्मी के मौसम में हम लोग क्यों मतलब छाँव में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छाँव में हमको क्या है टेम्परेचर कम मिलता है, ठंडक लगती है हमको, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी उतना ही अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर अर्थ का टेम्परेचर कम होगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ठीक है। तो क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए हमारे अर्थ के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस जो हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उनको मेंटेन करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। पोल्यूशन कम करने के लिए गैसियस जो क्या कहते हैं वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से या व्हीकल से, जो गैसियस एमिशंस निकलते हैं उनको अगर हमको रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमको क्या कहें कि जैसे पॉलिनेशन का एग्जांपल हम लोग सबसे अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन जो है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स मतलब फ्लावर्स का फ्रूट्स में कन्वर्ट होना, सब्जियों का फलों में कन्वर्ट होना, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स के जो स्पीशीज़ हैं, मधुमक्खी वगैरह हैं या जो वास्प होते हैं और डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज होते हैं, अगर इनकी स्पीशीज़ को हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर्स का फ्रूट में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर फ्रूट्स बनेंगे नहीं तो खाओगे क्या, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है उसको अगर हमको कंटिन्यू रखना है अपने अर्थ के सरफेस पे तो भी हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बोलें कि अर्थ पे अगर हमको लाइफ को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को सस्टेन करना है हमको, ठीक है, तो ही हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट हैं, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। अगर हमको अपना सर्वाइवल करना है, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करना है तो हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। हम लोग बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी हमारा पार्ट नहीं है, तो वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन इट, ठीक है। तो ओवरऑल अर्थ पे अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद एक और रीज़न निकल के आता है एथिकल रीज़न, ठीक है। एथिकल रीज़न का क्या मीनिंग होता है? एथिकल रीज़न का मीनिंग होता है सिंपल लैंग्वेज में, हमने अर्थ को क्या दिया, ठीक है। हमने अर्थ से सारी चीज़ें ली, खाना लिया, हमने पानी लिया, उससे हवा ले ली हम लोगों ने, ठीक है। रहने के लिए घर भी हम उसी से ले रहे हैं, ठीक है। और सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ के ऊपर हम लोग, हर चीज़ के लिए हम लोग अर्थ पे डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने बदले में अर्थ को क्या दिया, ठीक है। हम लोग को बदले में अर्थ को क्या देना चाहिए? हम लोगों को ये देना चाहिए कि भाई अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करो, ठीक है। और अर्थ पे जो भी लाइफ चलती है, जिस तरीके से भी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करो। अगर कुछ डिस्टरबेंस कहीं भी क्रिएट हो रहा है तो अपने तरफ से जितने एफर्ट्स कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए या एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, वो हमको अपने तरफ से करना है, ठीक है। तो हमने जब अगर हम लोग लेते ही जाएंगे और वापस में कुछ नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे यूज़ करने के लिए चीज़ें जो हैं अर्थ के सरफेस पे नहीं बचेंगी। तो भाई जितना लेते हो उससे डबल हमको वापस भी करना है, ये होता है एथिकल रीज़न, ठीक है। और ये चीज़ इनफैक्ट हर एक इंसान को अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग ये अननोइंगली क्या करते हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कुछ चिप्स वगैरह खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, रैपर को हम लोग बाहर यूं ही सड़क पे फेंक देते हैं। तो कहने के लिए एक छोटी सी चीज़ है वो, ठीक है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट एनवायरनमेंट पे कैसा पड़ता है ये आप लोगों को सेपरेटली मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोग जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो पढ़े लिखे जनरेशन वाले लोग हैं, अगर हम लोग अपने छोटे छोटे एक्शंस को रेगुलेट करेंगे तो हमारे छोटे एक्शंस जो है लॉन्ग टर्म में जा कर के बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो अपने एक्शंस को रेगुलेट कीजिए, अर्थ अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व
कैसे किया जाए, ठीक है। तो आई थिंक बुक में 2 टेक्निक्स दी हुई हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन दिया हुआ है, दिया है भूपेंद्र बुक में? नहीं लाया है बुक? कुणाल लाया है बुक? नहीं लाए हो तुम लोग, ठीक है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के सिंपली 2 तरीके हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशीज़ है, ठीक है, उस स्पीशीज़ के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, हैबिटेट के अंदर, उसके इकोसिस्टम के अंदर ही अगर उसका प्रिजर्वेशन किया जाए, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तब उसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। और अगर किसी स्पीशीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट या इकोसिस्टम के बाहर निकाल करके किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर अगर उसका हम लोग कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, देखो बुक में तो आई डोंट थिंक सो दिया हुआ है, ठीक है, बुक में इतना डिटेल में दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पे जो इन सीटू कंजर्वेशन के जो टेक्निक्स हैं वो मेरे बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि इसका मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, द कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व protecting, preserving and restoring the threatened species and ecosystems in natural habitats where there is no danger from exotic species, exploiter and hunters, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम लोग जो नेशनल पार्क वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे एरियाज़, ठीक है, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन उनके ही नेचुरल हैबिटेट में उनको बिना डिस्टर्ब किए किया जाए, उस तरीके के कंजर्वेशन को हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन मतलब विद इन, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहीं पे उसी पे हम लोग किसी तरीके से प्रोटेक्शन के जो मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करें और वहीं पे अगर ऑर्गेनिजम्स का हम लोग कंजर्वेशन करें, ठीक है, तो उस तरीके के कंजर्वेशन को हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग जो हम लोग बोलते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स होते हैं, हॉटस्पॉट्स के बारे में कभी सुना है? मतलब वो वहाँ पर कुछ है जो ये मतलब स्पेसिफिक है। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बेसिकली जंगल में ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की मैक्सिमम नंबर होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग अपने कंट्री के बारे में ही बात करें, हमारे यहाँ जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है और वहाँ पर से नए कंटिन्यूसली नए ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिस्कवर किया जाता है। सिमिलरली हमारे यहाँ साउथ में जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, ठीक है, उस दिन भी मैंने बताया था कोंकण से लेकर के केरला तक का जो पूरा पैच है, गोवा से लेकर केरला तक का पूरा पैच है, वो वेस्टर्न घाट्स के एरिया में आता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहाँ पे भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत हाईएस्ट होती है और वहाँ पर नए स्पीशीज़ को लगातार डिस्कवर किया जाता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे यदि इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन करें कि वहाँ पे विजिटर्स आ सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में विजिटर्स आए, रेगुलेटेड नंबर में विजिटर्स आए, वहाँ पे पूरे तरीके से शिकार, पेड़ों का काटना, ठीक है, किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज़ करना, अगर ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वहाँ पे एकदम नाम मात्र की हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सिर्फ उस एरिया में रहने वाले जो लोकल या ट्राइबल पीपल रहते हैं उन्हीं
को रहने दिया जाता है, ठीक है, और बाकी बाहर से आने वाले लोगों का जो नंबर है उसको हमेशा रेगुलेट किया जाता है टूरिस्ट के नंबर को, ठीक है, सो दैट वहाँ पे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, ठीक है, और मैक्सिमम नेचुरल हैबिटेट जो है उसका कंजर्वेशन हो सके। तो जब ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे मिनिमम होगी तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है उसको फ्लरिश करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। दीज आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ बेसिकली ऐसे रीजन्स, ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बड़ा जो पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे किसी तरीके का शिकार, पेड़ों का काटना, ठीक है, जंगल के अंदर लकड़ियों को जलाना करना, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बैन होती हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आपके सेंचुरीज आ जाते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, रिजर्व्स आ जाते हैं। तो ये सब एरियाज़ क्या होता है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं वो लोग एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और उसको अलग अलग नाम से नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज या रिजर्व्स वगैरह बनाते हैं, सो दैट वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रेगुलेट किया जा सके और किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन जो है वहाँ जा कर के जानवरों का शिकार करना, पेड़ों को काटना, वहाँ पे जंगल में आग लगाना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है, सो दैट मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो और मैक्सिमम जो है वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी की हो सके, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल आई डोंट थिंक सो बुक में तुम लोगों के दिया हुआ है, ठीक है। मेरी जो बुक है, मेरी बुक के अंदर, ठीक है, पूरे जो नेशनल पार्क्स हैं, स्टेट वाइज नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह का जो लिस्ट है वो मेरी बुक में दिया हुआ है। इसको मैं तुम लोगों को ऐप में अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से तुम लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं XC2 कंजर्वेशन पे, ठीक है। XC2 कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का हाई रिस्क होता है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, वहाँ से हटा करके किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जैसे कि ज़ू वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे उनको रखा जाता है, सो दैट उनको कांस्टेंट उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके, ठीक है, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग के हेल्प से उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से उनके अंदर बार बार रिप्रोडक्शन करा करके उनके नंबर को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके हम लोग किसी दूसरे एरिया में रखते हैं, उसका कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और उसका नंबर इंक्रीज करने की जब कोशिश करते हैं, देन दैट टेक्निक इज नोन एज XC2 कंजर्वेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आप लोग का काम है कि अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग को कहीं भी कोई डाउट निकल के आता है तो उसको आप लोग पूछोगे और कल हम लोग चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के मैक्सिमम नंबर्स हों, मतलब हॉटस्पॉट्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो केसेस होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के साथ पे वहाँ पे क्या होता है कि इवोल्यूशन के जो चांसेस हैं, ठीक है, इवोल्यूशन के चांसेस भी उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उस एरिया में रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं उनके डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डिस्कवर होती जाती है। जैसे कि एक फ्रॉग ऐसा है जिसकी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया है, मिला है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं कल या परसों ही पढ़ रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में, शायद मेघालय में, ठीक है, एक तरीके की फ़िश ऐसी मिली है जिसका सर पूरा सांप के जैसा होता है और बाकी बॉडी फ़िश के जैसी है, ठीक है। अभी कल परसों ही मैंने पढ़ा है। तो मेघालय जो है वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ भी ज़्यादा है, या कोई भी हॉटस्पॉट हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे एक तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें रेट ऑफ इवोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर है कि वहाँ पे नई स्पीशीज़ को डिस्कवर करना भी बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में खैर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कल डाउट मुझसे पूछना, ठीक है।